हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जीएसटी का, जो कि है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको जो डेफिनेशंस हैं 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। दूसरी बात, ये जो डेफिनेशंस हैं ये आगे आपको काम आने वाली हैं, यानी जो आगे के हमारे चैप्टर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं ये डेफिनेशंस या इन वर्ड का जो है यूज़ किया जाएगा। तो इनको ध्यान से समझना है कि क्या क्या है ये सब। सबसे पहला आता है हमारे पास एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल, यानी इन सब की एग्रीगेट वैल्यू, यानी इन सब का टोटल। अब टोटल में क्या क्या आएगा? जो भी आपकी टैक्सेबल सप्लाईज हैं उनका, प्लस आपकी एग्जम्प्ट सप्लाईज जो भी हैं उनको भी टोटल करोगे। एक्सपोर्ट हो रहा है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, उनको भी आपने इंक्लूड करना है। इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है ऑफ पर्सन्स हैविंग द सेम पैन नंबर, या आप कह सकते हैं जिनके पास सेम परमानेंट अकाउंट नंबर है, तो उनकी जो इंट्रा स्टेट या फिर हम कह सकते हैं इंटर स्टेट जो सप्लाई होंगी उन सप्लाई को भी इंक्लूड किया जाएगा। जिनके पास सेम परमानेंट पैन नंबर होता है ना, ये परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, जिनके पास सेम पैन नंबर होता है, उसमें क्या होता है कि ये पर्सन्स जो हैं अपने, इनके बहुत सारे बिजनेस होते हैं, बहुत सारे बिजनेस को एक ही परमानेंट अकाउंट नंबर से चलाते हैं। तो अगर जब वो एक ही परमानेंट अकाउंट नंबर से चलाएंगे बिजनेस को, तो उस केस में जितने बिजनेस होंगे ना उनके, उन बिजनेस की जो सप्लाई होगी उसको हम डिस्टिंक्ट सप्लाई का नाम दे देते हैं, ठीक है। यानी हर एक बिजनेस की अलग सप्लाई है और अलग ही उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, उसको एक साथ इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, जितने भी बिजनेस हैं, मान लो उसके 3 बिजनेस हैं, A, B प्लस C, इन सब की सप्लाई को टोटल करा और इन सब पे ही टैक्स लगाया जाएगा, यानी टैक्स सब पर ही लगेगा। एग्रीगेट वैल्यू का मतलब क्या होता है? टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूड हो उसके अंदर, एग्जाम सप्लाई भी इंक्लूड हो, आपकी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज भी इंक्लूड हो, या फिर दोनों, अगर आपने गुड्स के भी एक्सपोर्ट किया है, सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट किया है तो वो भी इंक्लूड हो, और इंटर स्टेट सप्लाई हो उन पर्सनस की जिन पर्सनस के पास पैन नंबर है और सेम पैन नंबर है, ठीक है। उसके बाद है बट एक्सक्लूड। अब ये क्या क्या एक्सक्लूड करता है? द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज। जब आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग टैक्स को पे करेंगे, तो उस केस में जो भी वैल्यू होगी सप्लाई की, उसके अंदर, यानी उसको आप एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर मींस मेनली हम कह सकते हैं सेल्स, या फिर हम कह सकते हैं सप्लाई, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट है सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्सेस। ये सारे टैक्स लगते हैं, लेकिन इसमें अभी फिलहाल ये जो आपके टैक्स, जितने भी टैक्स लगाए जाएंगे वो आपकी एग्रीगेट सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, या फिर हम कह सकते हैं एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर। एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर आपकी सिर्फ सेल से रिलेटेड आइटम इंक्लूड होंगी, उनके ऊपर जो टैक्स लगता है वो अभी इंक्लूड नहीं होगा, ये नॉर्मल टैक्स है, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग भी टैक्स इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल देखो, इफ अ डेयरी शॉप इज सेलिंग मिल्क, अगर कोई डेयरी शॉप जो है वो मिल्क को सेल कर रही है, और सेल क्या है? एग्जाम्प्ट आइटम है, एंड बटर, छेना एक्सेट्रा ये भी सेल कर रही है, लेकिन ये क्या है? टैक्सेबल आइटम है। देन हिज एग्रीगेट टर्नओवर विल इंक्लूड बोथ द सेल ऑफ मिल्क एज वेल एज सेल ऑफ बटर और छेना, यानी उनकी जो एग्रीगेट टर्नओवर होगी उसमें इनका जो एग्जाम्प्ट सप्लाई है, यानी मिल्क वाली सप्लाई और बटर और छेना वाली सप्लाई दोनों इंक्लूड होंगी, चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे वो एग्जाम्प्ट हो। एग्रीगेट सप्लाई या एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर सारी की सारी सप्लाई इंक्लूड होंगी, चाहे आप किसी भी चीज़ की सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, चाहे उसका नेचर जो है वो एग्जाम्प्ट है या एक्सपोर्ट का नेचर है या किसी भी तरह का नेचर है। फर्दर, इफ द सेल ऑफ मिल्क इज 35 लाख, अगर सेल जो हो रही है मिल्क की वो 35 लाख रुपीज़ की है, और सेल जो है बटर की यानी या छेना की तो वो आपकी 6 लाख रुपीज़ की है, देन जो पर्सन है वो लायबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है, क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर वो बढ़ गई है 40 लाख से। कितने की सप्लाई हुई? 41 लाख रुपये की सप्लाई हुई है, तो उसका 40 लाख से 1 लाख रुपये बढ़ गया। तो इन्होंने क्या करा? थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दी। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुई है तो उस केस में वो पर्सन लायबल है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा विद इन द
30 डेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टर्म है बिजनेस। अब ये बिजनेस के टर्म जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इन्होंने लंबी ले रखी है। क्या मतलब है बिजनेस की टर्म का जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? कोई भी ट्रेड, कोई भी कॉमर्स या मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वैगर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज फॉर अ पेक्यूनरी बेनिफिट। यानी कि ये अपने खुद के बेनिफिट के लिए चाहे हो चाहे ना हो, किसी भी तरह की प्रोफेशन है, वोकेशन है, या आपके अंदर की जो एबिलिटीज़ हैं, या आप किसी भी तरह का ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, या इन्हीं से कोई अदर रिगार्डिंग सिमिलर एक्टिविटी आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो बिजनेस के अंदर इंक्लूड होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल है जो कि अक्षय कुमार हैं, बहुत ज़्यादा फेमस एक्टर हैं। वो क्या करते हैं, कुछ पेंटिंग्स वगैरह पेंट करते हैं और उनको सेल कर देते हैं, और जो भी उनसे कंसिडरेशन उनको रिसीव होता है उनको सेल करने से, वो सारी की सारी किसको डोनेट कर देते हैं? चैरिटेबल ट्रस्ट को। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट काइंड ह्यूमन को। द सेल ऑफ पेंटिंग बाय द एक्टर क्वालिफाइज एज सप्लाई, यानी ये जो सेल की जाएगी इसको सप्लाई माना जाएगा, इवन दो तब भी माना जाएगा कि वो वन टाइम अकरेंस है, यानी कि एक ही बार सेल कर रहे हैं, इनका कोई रेगुलर बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम सप्लाई मानेंगे, बिजनेस के अंदर इसको इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ये काम है ये किसी एक प्रोफेशन से रिलेटेड है, या फिर उनकी खुद की अंदर से एक एबिलिटी से रिलेटेड है। एबिलिटी, प्रोफेशन मीन्स एक तरीके से हम कह सकते हैं एबिलिटी, जो भी उनके पास जो भी फीचर है उससे अगर कोई काम किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस में एनी एक्टिविटी और ट्रांसैक्शन, कोई भी एक्टिविटी या ट्रांसैक्शन जो कि क्लॉज ए से रिलेटेड है, जो कि हमने अभी पढ़ा, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन वाला, उनसे अगर रिलेटेड है तो भी वो बिजनेस के अंदर इंक्लूड होगी। मान लो कि सेल ऑफ लड्डू बाय बालाजी टेम्पल कैन नॉट बी बिजनेस, बिजनेस नहीं है, तो यानी सिंस मेन एक्टिविटी ऑफ टेम्पल इज नॉट अ बिजनेस, मेन एक्टिविटी जो होनी चाहिए किसी भी बिजनेस की वो यही होनी चाहिए कि वो बार बार उसको कंडक्ट कराए। लेकिन अगर प्रोफेशन वगैरह का काम है या वोकेशन वगैरह का काम है तो उसमें हमें डेली कंडक्शन नहीं चाहिए होता। ठीक है, नेक्स्ट है कोई भी एक्टिविटी या कोई भी ट्रांसैक्शन जो कि क्लॉज सब क्लॉज ए के अंदर लिखा हुआ है, वेदर और नॉट देयर इज अ वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, क्वांटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांसैक्शन। यानी ज़रूरी नहीं है अगर क्लॉज ए का जो भी आपका ये ट्रांसैक्शन होगा उसके अंदर अगर किसी भी तरह का ट्रांसैक्शन हुआ है उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको रेगुलरिटी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो ट्रांसैक्शन हमेशा बिजनेस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद द कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पर क्या है, अब मैंने अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करा, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम पर मैंने कुछ गुड्स की बिजनेस स्टार्ट करा, उसके बाद मैंने कुछ गुड्स जो कैपिटल गुड्स हैं या फिर मेरे रॉ मटेरियल वाले गुड्स हैं उनकी मैंने सप्लाई करी, ठीक है, या फिर मैंने उनको एक्वायर करा, तो उस केस में ये जो ट्रांजैक्शंस होंगी ये भी बिजनेस के अंदर आएंगी। अगर सेम केस ये क्लोजर में हो, क्लोजर में जितना भी मेरा गुड है वो मैं सारा सप्लाई करने लग जाऊं तो वो भी क्या है? बिजनेस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजन बाय अ क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी फॉर अ सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसीडरेशन ऑफ द फैसिलिटीज और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर्स। यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी भी तरह के जो क्लब वगैरह या एसोसिएशन है या आपकी जो AOPBOI वगैरह होती हैं तो ये क्या होती हैं ये अपने मेंबर से अलग होती हैं, इनको जो भी रिसीव्ड होगा वो सारा टैक्सेबल होगा GST के अंदर। एग्जाम्पल, क्लब एंड इट्स मेंबर आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। यहाँ पर जो क्लब है और उनके जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग पर्सन की तरह ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ पर्सन्स टू एनी प्रीमिसेस। एग्जाम्पल है एडमिशन टू एनी इवेंट और फैसिलिटीज लाइक अम्यूजमेंट पार्क, सिनेमा हॉल और गेमिंग इवेंट फॉर अ फी और एनी अदर कंसिडरेशन। यानी कि अगर हम किसी भी तरह से एडमिशन कराते हैं या हम लोग किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ वगैरह एडमिट करते हैं, किसी सिनेमा हॉल में कर रहे हैं या अम्यूजमेंट पार्क में कर रहे हैं या किसी गेमिंग वगैरह में कर रहे हैं, तो उस केस में जो भी कंसिडरेशन या फ़ी दी जाएगी वो भी आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के अंदर इंक्लूड की जाएगी।
फिर नेक्स्ट है सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन। अगर कोई भी पर्सन सर्विसेज सप्लाई कर रहा है लाइक अ होल्डर ऑफ एन ऑफिस, वो कोई होल्डर है ऑफिस का, विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय हिम, और कोई भी सर्विस एक्सेप्ट उसने की हुई है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड और एसोसिएशन। मान लो क्या है, इफ अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अपॉइंटेड as an independent director of a company, it means that he accept the office of directorship in the course and furtherance of his professional practice। यानी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अब इस मीनिंग को समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपनी सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो उस ऑफिस का होल्डर बन गया, यानी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया, और उसने, इसका मतलब है कि अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना है किसी कंपनी का, तो इसका मतलब है कि उसने जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी या डायरेक्टरशिप का जो भी कोर्स होगा, वो सारा का सारा उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और किस लिए एक्सेप्ट करा, कि वो आगे बिजनेस को रन अप करेगा या किसी भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, आगे फ्यूचर में भी और इस टाइम भी, ठीक है। नेक्स्ट है activities of a race club including by way of totalizer of a license to bookmaker or activities of a licensed bookmaker in such club। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बोला टोटलाइजर। टोटलाइजर का मतलब क्या होता है, इज रेफर टू अ मशीन या कंप्यूटर दैट रिकॉर्ड्स बेट्स एंड डिवाइड्स द टोटल अमाउंट ऑफ अ बेट अमंग विनर्स, ठीक है, सबसे पहले ये बात हो गई। दूसरी उन्होंने बोला कि बुक कीपर है, बुक कीपर प्रोवाइड्स बैटिंग सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक एट रेस कोर्सेज एंड स्पोर्टिंग ग्राउंड्स। सबसे पहला है टोटलाइजेटर। टोटलाइजेटर में क्या है कि कोई एक ऐसी मशीन है या फिर कोई ऐसा कंप्यूटर है जो कि जितनी भी बेट्स वगैरह लगाई जाती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर टोटल बेट्स को, जितनी भी टोटल बेट्स आई हैं उनको डिवाइड किया जाता है, डिवाइड द टोटल अमाउंट ऑफ बेट अमंग विनर्स, जितने भी विनर्स हैं उनके अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, तो ये एक तरीके से मशीन होती है। नेक्स्ट, बुक मेकर वो पर्सन है जो कि सारी की सारी बैटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जनरल पब्लिक को, सारा का सारा बताएगा कि कहाँ पर किस रेस कोर्सेज में क्या किस तरह की बैट वगैरह लगाई जा रही है, स्पोर्टिंग ग्राउंड्स में भी यही काम करता है बुक मेकर। अब हम अपने मीनिंग पर आते हैं। इन्होंने क्या बोला था कि एक्टिविटीज़ ऑफ अ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजर, अगर कोई भी एक्टिविटीज़ रेस क्लब वगैरह की टोटलाइजर के वे में कंडक्ट की जा रही है ऑफ अ लाइसेंस टू बुक मेकर, और इसका बाद में लाइसेंस वगैरह बुक मेकर को दिया जा रहा है, क्योंकि बुक मेकर क्या करेगा, बाद में जो भी बैटिंग सर्विसेज हैं वो जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और एक्टिविटीज़ ऑफ अ लाइसेंस बुक मेकर इन सच अ क्लब, और जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं वो लाइसेंस बुक मेकर जो है वो क्लब में बताएगा, यानी जितनी भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगी रेस क्लब जो मेकर है, बुक मेकर है या टोटलाइजर है, उनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह होती हैं तो वो ट्रांजेक्शन्स भी बिजनेस के अंदर इंक्लूड होंगी, ठीक है। फिर है एनी एक्टिविटी या किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन जो कि अंडरटेक की गई है, यानी जो ऐसी ट्रांजेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कर रही है या फिर स्टेट गवर्नमेंट करा रही है या फिर लोकल अथॉरिटी है, जो कि इन विच दे आर इंगेज एज पब्लिक अथॉरिटी, जो कि पब्लिक अथॉरिटी के लिए इंगेज्ड हैं, तो उनकी भी कोई भी ट्रांजेक्शन होगी वो बिजनेस के अंदर होंगी। एज पर एग्जम्पशन लिस्ट, जीएसटी इज एग्जम्प्टेड ऑन सॉवरेन एक्टिविटीज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी। कुछ एग्जम्पशन लिस्ट है, अगर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन करते हैं जो कि एग्जम्प्ट है तो वो बिल्कुल ही एग्जम्प्ट मानी जाएंगी। बाकी थोड़ी बहुत जो भी ट्रांजेक्शन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी करती हैं तो वो भी बिजनेस की टर्म के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कंसिडरेशन। फॉलोइंग टू थिंग्स आर इंक्लूडेड होती हैं इसके अंदर, कंसिडरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जब अगर हम मानेंगे कि कंसिडरेशन क्या होगी, सप्लाई ऑफ गुड्स की या फिर सर्विसेज की। पहला है किसी भी तरह की पेमेंट मेड की जा रही है या फिर मेड की जाएगी, चाहे वो मनी में की जाए या फिर किसी और अदर मोड में की जाए, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वो जो है अदरवाइज का मतलब है कि या तो किसी भी रिस्पेक्ट में किसी भी मोड में की जाए, किसी भी रिस्पॉन्स के थ्रू की जाए, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और बोथ वेदर बाय ए रिसिपिएंट, रिसिपिएंट भी कर सकता है, और बाय एनी अदर पर्सन, यानी यहाँ पर पेमेंट कोई भी कर सकता है, रिसिपिएंट भी कर सकता है और कोई अदर पर्सन भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर
किसी भी तरह की सब्सिडी इंक्लूड नहीं होगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट देती है। अगर वहाँ पे सब्सिडी इंक्लूड हो गई तो ये कंसीडरेशन के अंदर नहीं आती सब्सिडी, ठीक है, उस सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज में। नेक्स्ट है कि जो मॉनेटरी वैल्यू होती है किसी भी, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबिगेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें भी यही बात बोल रखी है, मॉनेटरी वैल्यू भी देखी जाएगी, मॉनेटरी वैल्यू उस एक्ट के अकॉर्डिंग भी देखी जाएगी, ठीक है। फिर वही बात है कि रिसिपिएंट भी कर सकता है, किसी अदर पर्सन के द्वारा भी पेमेंट की जा सकती है उस मॉनेटरी वैल्यू के अंदर, लेकिन यहाँ पर सब्सिडी इंक्लूड नहीं होगी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने दी है। अब गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर एक काइंड की मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी, जो कि मनी और सिक्योरिटी के अलावा जो भी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। बट इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्री टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सप्लाई। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। और ये जो है विच आर एग्री टू बी सर्व्ड बिफोर, यानी ये जो है सप्लाई से पहले भी ये एग्री हो सकता है कि सप्लाई से पहले ही इनको इंक्लूड किया जाए, या फिर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, जब कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है सप्लाई का तो उस केस में भी वहाँ पर भी इनको इंक्लूड उस टाइम पर भी किया जा सकता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट टाइमिंग में भी। नेक्स्ट है सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर आपके मनी और सिक्योरिटी इंक्लूड होते हैं। गुड्स के अलावा, गुड्स यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे, जो जो गुड्स में इंक्लूड हुआ है वो सर्विसेज में इंक्लूड नहीं होगा। तो गुड्स के अलावा जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ हैं लाइक हमारा मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूड एक्टिविटीज़, इसके अंदर एक्टिविटीज़ कुछ इंक्लूड होती हैं लाइक हमारा रिलेटिंग टू द यूज़ ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डेनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डेनोमिनेशन फॉर विच अ सेपरेट कंसीडरेशन इज चार्ज। अब क्या होता है, अब हमारे जो कंट्री है उसके अंदर क्या है, बहुत सारी डिफरेंट, वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। अब एक करेंसी तो काम नहीं आती अगर हम इंटरनेशनल मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं। तो जब हम किसी भी तरह से कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं अनदर कंट्री के अंदर, तो उस केस में अगर हम किसी भी तरह का कन्वर्जन कराने की सर्विसेज लेते हैं, कि अगर जैसे मान लो US डॉलर को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो उसकी भी अगर हम किसी भी तरह की सर्विसेज ले रहे हैं तो वो सर्विसेज भी इंक्लूड की जाएंगी, ठीक है। कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है? वो गुड्स जो कि आगे आपके बिजनेस के अंदर यूज़ होंगे, ठीक है, उनको हम कैपिटल गुड्स कहेंगे। और इनकी जो वैल्यू है वो भी आपकी कैपिटलाइज होती है बुक ऑफ अकाउंट्स में, और पर्सन जो है ITCB क्लेम इसके ऊपर कर सकता है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब है जो कि कैपिटल गुड्स के अलावा जो गुड्स होते हैं और जो कि यूज़ किए जाएंगे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस को आगे चलाने के लिए और बिजनेस के अंदर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट सर्विस। इनपुट सर्विसेज का मतलब होता है कि किसी भी तरह की सर्विस जो कि यूज़ की जाएगी या फिर यूज़ कर रहे हैं बाय द सप्लायर, सप्लायर कर रहा है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के अंदर। फिर नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स का मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स द सेंट्रल टैक्स है आपका, स्टेट टैक्स है। इनपुट टैक्स का मतलब होता है जो भी आप इनपुट परचेज कर रहे हैं, चाहे वो आप कैपिटल गुड परचेज कर रहे हो या इनपुट्स वगैरह परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो वो टैक्स अलग अलग तरीके के होते हैं हमारे, सेंट्रल टैक्स CGST, SGST, इंटीग्रेटेड टैक्स हमारा IGST हो गया, या फिर यूनियन टेरिटरी टैक्स यानी UT CGST, ठीक है। उसके बाद चार्ज किया जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज या फिर उन दोनों पर। अब यहाँ पर इनपुट टैक्स क्या क्या इंक्लूड करता है? सबसे पहला इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विसेज टैक्स चार्ज ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, यानी IGST टैक्स चार्ज किया जाएगा जब हम गुड्स का क्या कराएंगे? इंपोर्ट कराएंगे, ठीक है। दूसरा द टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज प्रोविजंस। अगर हमारा CGST एक्ट है तो CGST एक्ट हो या हमारा SGST एक्ट हो, इसमें दो बातें आपने ध्यान में रखनी है हमेशा। इनका जो सेक्शन होगा वो 9 सबसेक्शन 3 होगा और 9 सबसेक्शन 4 होगा। चाहे आपका CGST एक्ट हो चाहे SGST एक्ट हो, दोनों के अंदर 9 सबसेक्शन 3
9 सबसेक्शन 4 होगा। और किसके अंडर आता है ये टैक्स पेबल? रिवर्स चार्ज के अंदर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के प्रोविजंस के अंदर। ठीक है, दोनों मैंने यही बता दिए पॉइंट CGST और SGST के। अब हम IGST का पॉइंट देखते हैं। अब इसके अंदर भी वही, आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि टैक्स पे किया जाएगा रिवर्स चार्ज प्रोविजन के अंदर, बस सेक्शंस का ध्यान रखना। IGST में सेक्शन होता है 5 सबसेक्शन 3 और 5 सबसेक्शन 4। ठीक है, SGST का मैंने बता दिया, वही सब सेक्शंस वगैरह आ जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि आपका CGST और XGST जो होता है वो क्या होता है, इन दोनों का टोटल IGST होता है। ठीक है, तो ये दोनों IGST के एक तरीके से हाफ होंगे, इस वजह से टोटल सेम होता है। तो CGST और SGST जो होता है वो सेम ही प्रोविजंस के अंदर आएगा। नेक्स्ट है द टैक्स पेबल अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या रिवर्स चार्ज प्रोविजंस। तो आपने बात यहाँ पर सेम ही लिखनी है, बस सेक्शंस का ध्यान रखना। CGST में और SGST में सेम रहेगा, बाकी आपका IGST में सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 5 सबसेक्शन 4। अब ये वाला सेक्शन देखो, ये आपका UTGST टैक्स के अंदर है, यानी UTGST एक्ट के अंदर 7 सबसेक्शन 3, 7 सबसेक्शन 4, लेकिन इनके अंदर कंपोजिशन लेवी की स्कीम इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, कंपोजिशन लेवी स्कीम क्या होती है? वो स्कीम होती है जो कि स्मॉल डीलर्स या स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, या हम कह सकते हैं जो कि स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनको प्रोवाइड की जाती है, जिनसे उनका जो टैक्स रेट होता है वो कम होता है एक्चुअल टैक्स रेट से। ठीक है, नेक्स्ट है इनवार्ड सप्लाई। इनवार्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है? इनवार्ड सप्लाई इन रिलेशन टू अ पर्सन शॉल मीन रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वेदर बाय परचेज, एक्विजिशन और एनी अदर मीन्स विद और विदाउट कंसीडरेशन। क्या मतलब है कि कोई भी पर्सन, जो पर्सन है वो रिसीव कर रहा है किसी भी गुड्स को या सर्विसेज को, या फिर दोनों गुड्स को या फिर सर्विसेज को, चाहे वो उसको परचेज करे या फिर उसको वो एक्वायर करे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसके बीच में कंसीडरेशन हो या फिर कंसीडरेशन ना हो। ठीक है, बिना कंसीडरेशन के भी अगर सप्लाई होगी तो हम उसको इनवार्ड सप्लाई कहेंगे। नेक्स्ट है आउटवर्ड सप्लाई। अब आउटवर्ड सप्लाई क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि बाहर अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसको हम आउटवर्ड सप्लाई कहेंगे। वेदर बाय सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल और एनी अदर मोड मेड और टू एग्री टू बी मेड बाय अ पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, अभी जितना भी हमने यहाँ सेल से इतना पढ़ा और एनी अदर मोड, ये सारा सप्लाई का डेफिनेशन था। अगर आपने पहला वाला वीडियो मेरा देखा होगा तो मैंने उसमें सप्लाई की डेफिनेशन ही यही लिखवाई थी। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं कि हम सप्लाई तो कर रहे हैं, बाहर भेजना है, गुड्स को बाहर कब भेजेंगे? जब हम सेल करेंगे। और सेल का मतलब मैंने बताया था कि GST में हम सेल को क्या बोलते हैं? सप्लाई। और सप्लाई के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर एक्सचेंज, लाइसेंस और आपका लीज, रेंटल, डिस्पोज ऑफ, सब कुछ। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल वो पर्सन है, अ पर्सन ऑन whose behalf an agent carries on the business of supply or receipt of goods or services both। यानी प्रिंसिपल एक वो पर्सन है जिसके अंडर एजेंट काम करता है, और एजेंट जो है वो सारे के सारे जितने भी प्रिंसिपल जो भी काम कहेगा वो वही करेगा और उसका बिजनेस कंडक्ट करेगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक मेन पर्सन है जिसके अंडर एजेंट काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एजेंट। एजेंट का मतलब क्या है? वो पर्सन, आप इनको कुछ भी बोल सकते हैं, फैक्टर बोल सकते हैं, ब्रोकर बोल सकते हैं, कमीशन एजेंट बोल सकते हैं, आर्गेनाइजर बोल सकते हैं, सॉरी ऑक्शनर बोल सकते हैं। ठीक है, और एनी अदर मर्सेंटाइल एजेंट बोल सकते हैं, किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हैं, जो कि बिजनेस ऑफ सप्लाई कैरी आउट करेगा, यानी सेल करेगा और रिसीव करेगा गुड्स एंड सर्विसेज किसके बिहाफ पर? किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर। यहाँ पर दूसरा जो पर्सन होगा वो कौन होगा? प्रिंसिपल। अभी हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल के अंडर एजेंट काम करता है। ठीक है, और जो भी वो काम करता है, सेल कर रहा है या गुड्स की रिसीव कर रहा है गुड्स को, तो वो सारा काम प्रिंसिपल के अंडर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेस ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस का प्लेस का माना जाएगा। अब आपका प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? अ प्लेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज ऑर्डिनरी कैरिड ऑन, यानी वो प्लेस जहाँ पर बिजनेस एक्चुअल में कैरिड ऑन हो रहा है, यानी चल रहा है। और इसके अंदर आपका वेयर हाउस भी इंक्लूड होता है, गोडाउन इंक्लूड होता है, या कोई ऐसा अदर प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन, जहाँ पर जो टैक्सेबल पर्सन है अपने गुड्स को स्टोर करके रखता है और सप्लाई करता है और रिसीव करता है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों। ठीक है,
गुड्स भी कर सकता है या केवल, या फिर सर्विसेज भी केवल रिसीव कर सकता है, सप्लाई कर सकता है, या फिर दोनों भी कर सकता है। ठीक है। अ प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, वो प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा प्लेस होगा? वो प्लेस जहाँ पर जो टैक्सेबल पर्सन है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके रखता है। और वो प्लेस हो सकता है जहाँ पर टैक्सेबल पर्सन इंगेज है अपने बिजनेस में थ्रू एन एजेंट के थ्रू भी हो सकता है। और एजेंट का बहुत सारे नाम बताए थे, ऑक्शनर हो सकता है, वो मर्सेंटाइल एजेंट हो सकता है, ब्रोकर है, कमिश्नर है, मतलब कमीशन एजेंट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पर्सन। अब पर्सन के अंदर कौन कौन सा पर्सन इंक्लूड है? पर्सन के अंदर इंडिविजुअल पर्सन हो सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकती है, चाहे वो कॉरपोरेटेड है या नहीं है, इंडिया के अंदर या आउटसाइड कॉरपोरेटेड है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकती है। उसके बाद कोई भी कॉरपोरेशन जो कि इस्टेब्लिश की गई है बाय सेंट्रल एक्ट के अंदर या स्टेट एक्ट के अंदर या किसी भी प्रोविजनल एक्ट या फिर गवर्नमेंट की कंपनी भी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है एनी बॉडी कॉरपोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉज ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया। मान लो कोई भी एक ऐसी बॉडी कॉरपोरेट है, कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट यानी रजिस्टर्ड हुई है किसी आउटसाइड इंडिया के अंदर और उन आउटसाइड इंडिया के लॉज के अंदर हुई है, तो उसको भी हम पर्सन की तरह इंक्लूड कर सकते हैं। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी पर्सन है, कोई लोकल अथॉरिटी है वो भी पर्सन है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, दैट आर ऑल्सो पर्सनस। उसके बाद सोसाइटी एज डिफाइंड अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, तो ये भी पर्सन्स हैं अगर कोई भी सोसाइटी इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। नेक्स्ट अगर कोई ट्रस्ट है तो वो भी पर्सन कहलाया जा सकता है। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द अबव, कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जो कि इन सारी कैटेगरीज के अंदर नहीं आया, तो वो यहाँ पर आएगा इस कैटेगरी के अंदर और वो भी पर्सन की तरह इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, पर्सन में ही इंक्लूड किया जाएगा। सो आज यहाँ पर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।